चलिए शुरू करते हैं अपने इस सेशन को और अपनी इस क्लास को। सबसे पहले नमस्कार सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोगों ने बोला कि सर एक नया कंप्यूटर स्पेशल बैच बना दीजिए, और उस कंप्यूटर स्पेशल बैच से है ना हम आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए प्रिपरेशन कर पाएँ, उनके लिए तैयारी कर पाएँ। तो इसीलिए मैंने एक नया बैच बना दिया है, और इस नए बैच का जो इंट्रोडक्शन है वो मैं आपको आज के सेशन में देने जा रहा हूँ। ठीक है जी। तो मैं आपको है ना आज के सेशन में, आज की इस क्लास में ना प्रॉपर तरीके से पूरा गाइडलाइन, पूरे गाइडेंस को आपको दूंगा, ताकि आपको है ना बैच के बारे में सारी जानकारी मिल जाए, क्लासेस के बारे में जानकारी मिल जाए। ठीक है जी। आज की क्लास को है ना हम टाइटल देंगे इंट्रोडक्शन क्लास। तो इस इंट्रोडक्शन क्लास में ना जो भी मैं आपको समझाऊं उसे ध्यान से सुनिएगा, और इस क्लास को है ना आपको पूरा देखना है, शुरू से लेकर एंड तक देखना है, बिना स्किप किए और बिना फास्ट फॉरवर्ड किए। ठीक है ना, क्योंकि इसमें जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ जो है ना डाउट्स, या यहाँ जो मैं आपको बताऊँगा ना उसके बाद आपके कोई भी डाउट नहीं बचेंगे, आपको सारी बातें ना क्लियरली पता चल जाएंगी। इसलिए आप शुरू से लेकर एंड तक इस क्लास को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वंस अगेन नमस्कार सभी को नमस्कार। देखिए, आज का जो ये सेशन है, आज की क्लास है, इसको हम नाम दे देते हैं इंट्रोडक्शन क्लास। ठीक है जी। इसमें ना आपको बेसिकली मैं बैच के बारे में, इसमें सिलेबस के बारे में, इसमें आपको जो तैयारी करनी है उसकी एग्ज़ाम स्ट्रेटेजी के बारे में, इसमें प्रॉपर पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है। तो इस क्लास का नाम हम देंगे इंट्रोडक्शन क्लास। तो सबसे पहले ना मैं आपको बैच के बारे में बता दूँ। देखो जी, बैच का नाम है ना हम रखेंगे कंप्यूटर स्पेशल बैच। अब देखो, बात ये आती है कि जो स्पेशल बैच होता है क्या वो हर एक एग्ज़ाम के लिए काम करता है? तो अगर है ना हम कंप्यूटर सिलेबस की बात करें तो लगभग है ना जितने भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं उनका सिलेबस है ना सेम ही रहता है, लगभग। आप चाहें तो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम देखिए, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का, सबका सिलेबस लगभग सेम ही है। बट थोड़ा बहुत है ना ऊपर नीचे हमें देखने को मिल जाता है। जैसे उदाहरण के लिए दिल्ली पुलिस का जो सिलेबस है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल का जो भी पेपर है, उसमें पावर पॉइंट के क्वेश्चन नहीं आते, तो वहाँ एक टॉपिक कम हो गया, है ना। अब सपोज दैट कि हम कोई और एग्ज़ाम की बात करें, जैसे एसएससी सीजीएल की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर पावर पॉइंट आ रहा है। तो ऐसा थोड़ा बहुत हमें चेंज देखने को मिल जाता है। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि कंप्यूटर स्पेशल बैच से है ना आप अपनी प्रॉपर पूरी तैयारी कर सकते हो, बट थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे हो तो उसको हम मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि लगभग सिलेबस सबका सेम ही होता है। तो अगर आप शुरू से लेकर आखिर तक अगर कंप्यूटर स्पेशल बैच से तैयारी कर लेते हैं तो डेफिनेटली है ना आप अपने मतलब कोई भी एग्ज़ाम दीजिए उसके लिए आप एक अच्छी प्रिपरेशन कर पाएंगे। ठीक है ना। तो देखिए, बैच का नाम कंप्यूटर स्पेशल बैच है, जो कि हर एक एग्ज़ाम को कवर करेगा। मैं आपको बता दूं कि आप है ना कोई भी एग्ज़ाम दें, ठीक है जी, आप है ना कोई भी एग्ज़ाम दें, चाहे वो एग्ज़ाम आपका कोई स्टेट गवर्नमेंट का हो, ठीक है, या फिर अगर आपका कोई भी एग्ज़ाम सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, जैसे कि एसएससी सीजीएल की अगर हम बात करें, या फिर अगर रेलवे की बात करें, या फिर अगर हम बैंक्स वगैरह की बात करें, तो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं, है ना, उनके आप है ना कोई भी एग्ज़ाम देना चाहें वो दे सकते हैं इस बैच से तैयारी करने के बाद, या फिर आपके स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं तो वो भी आप यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है। एक और है ना सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये रहता है क्लासेस को लेकर कि सर आप जो कंप्यूटर स्पेशल बैच हमें पढ़ाएंगे या इसमें समझाएंगे उसमें टोटल नंबर ऑफ़ क्लासेस कितनी होंगी। ठीक है। तो देखो, टोटल नंबर ऑफ़ क्लासेस की मैं अगर बात करूं, देखो कंप्यूटर को है ना अगर पढ़ाया या ख़त्म किया जाना हो इस सब्जेक्ट को तो 20-25 क्लासेस में भी ख़त्म कर सकते हैं। कोई बोले कि सर बहुत जल्दी ख़त्म कर दो तो 10-15 क्लासेस में भी ख़त्म किया जा सकता है। बट अगर आप एक ऐसा बैच पढ़ना चाहते हैं जो सभी एग्ज़ाम को कवर करे तो हमें अच्छा खासा कंटेंट कवर करना ही होगा। और इसके लिए जो मैंने रिसर्च की है, जो मैंने पाया कि कम से कम है ना 50-55 क्लासेस तो आपकी होनी ही चाहिए, जिसमें एक सबसे बड़ा पोर्शन होता है एमएस ऑफिस नाम के टॉपिक का।
जिसमें कर लगभग लगभग 15 क्लासेस अकेले एमएस ऑफिस की होती हैं। अगर आप एमएस ऑफिस पर प्रॉपर तरीके से थ्योरेटिकल चीज़ों को जानना चाहते हैं, प्रैक्टिकल करना चाहते हैं और चाहते हैं कि एग्जाम में एमएस ऑफिस का वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, तो आपको 15 क्लासेस अलग से एमएस ऑफिस की पढ़नी पड़ेंगी। कई बार हम ये देखते हैं कि हमारा कोई एग्ज़ाम है, उसके बाद में हमारा सीपीटी टाइप का कोई टेस्ट होता है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट वाला, तो उसमें है ना वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट पूछा जाता है, तो वो सब तैयारी भी यहीं से हो जाती है। ठीक है ना। तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ क्लासेस की जो है ना दिमाग में रहती है कि कितनी क्लासेस होंगी, तो वो मैं आपको बता दूं कि अप्रॉक्स मान के चलिए, मैं यहाँ पर अप्रॉक्स शब्द लिखना चाहूँगा, अप्रॉक्स 55 क्लासेस मान लीजिए या 50 से 55 क्लासेस मान लीजिए। ठीक है, इतनी क्लासेस तो हमें करनी ही पड़ेंगे, तभी है ना हम हर एक एग्ज़ाम के लिए प्रॉपर सिलेबस को कवर कर पाएंगे। ठीक है, 2-4 क्लास ऊपर या नीचे भी हो सकती है, इसीलिए मैंने यहाँ पर अप्रॉक्स शब्द को लिखा है। ठीक है जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये जो है ना हम क्लासेस करेंगे, ये क्लासेस हमारी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में होंगी। यानी कि एक और डाउट रहता है स्टूडेंट्स के दिमाग में कि सर माध्यम कौन सा इस्तेमाल करेंगे आप, यानी कि मीडियम क्या रहेगा पढ़ाने का। देखो जी, मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर की जो टर्मिनोलॉजी है, यानी कि जो शब्दावली है, उसमें ज़्यादातर है ना इंग्लिश वाले शब्दों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। जैसे सपोज दैट के कंप्यूटर शब्द है, या मान लीजिए इंटरनेट की बात करें तो मॉडेम शब्द है, राउटर शब्द है ना, डेटा शब्द है। ये शब्दों को अगर आप हिंदी में भी लिखेंगे तो भी हिंदी में सेम ही लिखा जाएगा। डेटा को डाटा लिख देते हैं, और मॉडेम को मॉडेम, राउटर को राउटर लिख रहे हैं, है ना, कंप्यूटर को कंप्यूटर लिख रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ द जो टर्मिनोलॉजी या शब्दावली होती है कंप्यूटर की, वो है अंग्रेजी भाषा में। ठीक है, बट जिन भाषा का हिंदी में भी अनुवाद होता है, हम उनको हिंदी में भी लिखेंगे। जैसे मान लो मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, और उस समय एक शब्द आता है इंस्ट्रक्शन, तो इंस्ट्रक्शन शब्द का हिंदी में मतलब होता है अनुदेश। तो वो अनुदेश शब्द को है ना मैं हिंदी में ज़रूर लिखूंगा। यानी कि जो हमारा मीडियम माध्यम होगा वो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में होगा। ठीक है ना। आप बेफिक्र रहकर आप तैयारी कर सकते हैं कि हम हिंदी में पढ़ रहे हैं कि इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। मैं दोनों को मिलाकर इस तरीके से समझाऊंगा आपको कि ना तो हिंदी वालों को दिक्कत आएगी और ना ही इंग्लिश वालों को कोई दिक्कत आएगी। ठीक है ना। तो मीडियम हमारा हिंदी इंग्लिश दोनों तरीके से रहेगा, बाइलिंगुअल रहेगा। ठीक है। ये जो हमारी क्लासेस हैं, ये मैं आपको बता दूं कि मंडे टू फ्राइडे, यानी कि सोमवार से शुक्रवार तक ये क्लासेस रहेंगी हमारी, और सैटरडे और संडे ऑफ रहता है। बाकी है ना, अगर स्पेशल कभी हमें लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा क्लास देनी है आपको, तो सैटरडे को भी क्लास रख लेंगे या हो जाएगी, बट रेगुलर जो क्लासेस होंगी वो आपकी मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होंगी। ठीक है। एक बात और कि ये जो क्लासेस हैं आपको ये किस तरीके से प्रोवाइड की जाएंगी, तो मैं आपको बता दूं कि ये क्लासेस है ना आपको दोनों ही तरीके से प्रोवाइड की जाएंगी। एक तो लाइव और प्लस वीओडी। क्या मीनिंग है इस बात का? देखो, लाइव का मतलब ये होता है कि आप एक पर्टिकुलर टाइम पर, जो भी बैच का टाइम है उस टाइम पर आइए और अपनी क्लास को देखिए। अगर सपोज दैट के जो क्लास का टाइम है आप उस टाइम पर नहीं आ पा रहे हैं, तो आप है ना जिस भी समय चाहें उस समय क्लास को है ना आराम से देख सकते हैं, कितनी बार भी देख सकते हैं। तो ये होता है लाइव वाला सेक्शन। अब आता है, और लाइव वाले सेक्शन में धीरे धीरे करके वही 50 से 55 क्लासेस होती जाएंगी। इसके बाद आता है वीओडी वाला सेक्शन, जिसको बोलते हैं वीडियो ऑन डिमांड। इसका क्या मीनिंग है? वीडियो ऑन डिमांड का मतलब होता है, जैसे सपोज दैट के अगर कोई व्यक्ति ये कहता है, कोई स्टूडेंट ये कहता है सर हमारा पेपर तो 20 दिन बाद, 25 दिन या 1 महीने बाद ही है, तो हमें सारी क्लास दे दो एक बार में, ताकि जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड करके हम जल्दी जल्दी सुन लें और समझ लें चीज़ों को, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि हम आपको इस बैच से जस्ट पीछे वाला जो बैच हमने कंप्लीट किया है उसकी कंप्लीट सारी क्लासेस एक बार में ही आपको वीओडी सेक्शन में दे देंगे, जिनको वीओडी क्लासेस कहा जाएगा। उसमें आप सारी क्लासेस को जितना जल्दी देख सकते हो उतना जल्दी देखकर अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर वीओडी वाली क्लासेस में और लाइव क्लास में कोई अंतर होता है क्या? नहीं, कोई अंतर नहीं है। थोड़ा बहुत भी अंतर अगर हुआ कभी तो 5-10% का मान लो अंतर हो सकता है, वो भी तब जब हमें करंट जो एग्ज़ाम होते हैं उनके अकॉर्डिंग लगा कि कोई चेंज करना चाहिए। तो जैसे सपोज दैट कि अभी रिसेंटली कोई पेपर हो जाए और उस पेपर में कुछ क्वेश्चंस आए ऐसे जो हमारे मान लो वीओडी वाले सेक्शन में हम कवर नहीं करा पाए थे, या कोई टॉपिक ऐसा आया जो हम वीओडी वाले सेक्शन में कवर नहीं करा पाए और अभी एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उसको हम अपनी लाइव वाली क्लास में ऐड कर लेंगे। ठीक है ना। बहुत से बहुत ज़्यादा अगर डिफरेंस हुआ तो 20% का मान लो
इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो 10 से 20% मान लीजिए कि लाइव और वीओडी में डिफरेंस हो सकता है बस, वरना तो लगभग लगभग 80% के आसपास वीओडी और लाइव क्लासेस हमारी क्या रहेंगी, सेम रहेगी। ठीक है, तो अगर किसी को है ना प्रॉपर तरीके से पूरी क्लासेस एक बार में चाहिए, सारा सिलेबस कंप्लीट करना है, तो जल्दी करना है, तो वीओडी क्लास देख ले, नहीं तो लाइव क्लासेस अपने टाइम पर देखिए और धीरे धीरे सिलेबस को पूरा करते रहिए। ठीक है जी, समझ आ गया। तो एक बार मैं फिर से बता दूं कि कंप्यूटर स्पेशल बैच हमारा सभी एग्जाम यानी कि ऑल सेंट्रल एग्जाम्स, ऑल स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स को कवर करेगा। ठीक है, क्योंकि लगभग लगभग सभी एग्जाम का सिलेबस सेम ही रहता है। 50 से 55 टोटल क्लासेस होंगी, मंडे टू फ्राइडे, लाइव प्लस वीओडी दोनों क्लासेस दी जाएंगी आपको, और मीडियम आपको इंग्लिश हिंदी माध्यम का दिया जाएगा। एक चीज और आती है सर, प्रैक्टिस। सबसे एक मेन चीज कि सर प्रैक्टिस कैसे करें, है ना। तो देखो मैं आपको बता दूं कि आपका ये जो बैच है ना, इसी में एक और नई चीज हम करने जा रहे हैं, और वो है प्रैक्टिस की क्लासेस, यानी कि एमसीक्यू प्रैक्टिस क्लासेस। एमसीक्यू प्रैक्टिस क्लासेस यानी कि आपको है ना अलग से इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि आपको है ना कई बार होता है कि थ्योरी यहाँ पर पढ़ ली, प्रैक्टिस के लिए कहीं और फॉलो चीज़ करनी पड़ रही है, तो वो चीज़ है ना अब आपको नहीं करनी पड़ेगी। आपको आपके बैच के अंदर ही है ना एमसीक्यू प्रैक्टिस की क्लासेस मिलेंगी। आप एमसीक्यू प्रैक्टिस क्लासेस को देखिए आराम से, और डेफिनेटली आपको है ना ये लगेगा कि है ना हम अपने जो भी पढ़ रहे हैं है ना उसको साथ के साथ जज भी कर रहे हैं कि हम कितना सीख पाए। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप क्वेश्चन नहीं देखेंगे, तो डेफिनेटली है ना आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने कितना सीखा, कितना समझा। तो आपके बैच के अंदर ही है ना एमसीक्यू प्रैक्टिस क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी। उसमें पैटर्न वही रहेगा कि स्क्रीन पर क्वेश्चन आएगा, मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा, उसके बाद आपको समझाऊंगा और सही आंसर बताकर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है ना, तो इस तरीके से हर क्वेश्चन को मैं आपको बताता जाऊंगा। अच्छा, एक और दिक्कत आती है, एक और है ना डाउट आता है स्टूडेंट्स के दिमाग में कि सर नोट्स वगैरह का क्या करें, क्या हमें नोट्स खुद से लिखने पड़ेंगे, क्या हमारे नोट्स खुद से बनाने पड़ेंगे। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जितनी भी क्लासेस होंगी आपकी, यानी कि थ्योरी क्लासेस, जितनी भी आपकी थ्योरी की क्लासेस होंगी, प्लस जितनी आपकी एमसीक्यू क्लासेस होंगी, ठीक है साहब, इन सभी का है ना आपको पीडीएफ आपके बैच में ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा। क्या कर देंगे हम, इन सभी की पीडीएफ फाइल बनाकर आपको बैच के अंदर दे देंगे। मतलब जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो भी मैं आपको बोर्ड पर लिखवा रहा हूँ, क्लास में बता रहा हूँ, उस सभी का क्लास पीडीएफ आपको बना के दे देंगे, ताकि है ना आपको हर बार क्लास ना देखनी पड़े। आप केवल एक बार क्लास देख लो, पर जब आपको रिवीजन करना हो तो उन्हीं क्लास पीडीएफ से आप रिवीजन कर सकते हैं। आपको सेम फीलिंग आएगी कि आप क्लास ले रहे हो। ठीक है, इस पैटर्न में वो पीडीएफ बनी हुई है थ्योरेटिकल क्लासेस की। ठीक है, तो आपको थ्योरेटिकल क्लासेस हैं, इनकी भी पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और जो मैं आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए क्लासेस कराऊंगा, और जो एमसीक्यू प्रैक्टिस की क्लासेस होंगी, उनकी भी है ना आपको पीडीएफ फाइल बना के दे दी जाएगी, ताकि हर बार आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए ना पीडीएफ फाइल, हर बार आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए क्लासेस ना देखनी पड़े। आप एक बार क्लास देखो, उसके बाद जब भी प्रैक्टिस करनी हो आप पीडीएफ फाइल से प्रैक्टिस कर लेंगे। तो आई होप सो है ना जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। यही रहते हैं डाउट्स सभी स्टूडेंट्स के दिमाग में जो मैंने आपको बता दिया है। कौन से एग्जाम कवर हो सकते हैं, टोटल क्लासेस कितनी होंगी, कब कब क्लास चलेगी, कैसे क्लासेस मिलेंगी, मीडियम क्या रहेगा, प्रैक्टिस कैसे करेंगे, और नोट्स कैसे हमें अवेलेबल होंगे। तो ये सब चीज़ें आपको बैच के अंदर मिल जाएंगी। क्लियर है। बाकी यहाँ पर एक छोटी सी बात और मैं ऐड करना चाहूँगा कि देखो वैसे तो आपको बैच के अंदर ही सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आ जाएंगी, क्लियरली मिलना शुरू हो जाएंगी जब आप बैच में एनरोल करेंगे। ठीक है, बट इसके साथ साथ आना एक छोटा सा पॉइंट और दिमाग में रखिएगा, और वो ये है कि अगर हमारा कोई मॉक टेस्ट टाइप का हो जाए, समझ रहे हैं नहीं, यानी कि अगर हमें सेम फीलिंग ये आ जाए कि हमारा एक मॉक टेस्ट हो रहा है, तो वो सोने पे सुहागा हो जाएगा। कहते हैं ना बहुत बढ़िया बात हो जाएगी, जैसे सोने पे सुहागा एक कहावत कही जाती है। तो उसके लिए मैंने एक काम किया हुआ है कि वैसे तो आपको बैच के अंदर ही सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बट आप एक मेरा यूट्यूब चैनल है कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर के नाम से, इसे आप नोट कर लीजिए। ये मैंने इसके बारे में आपको डेमो क्लास में भी बताया था, आई थिंक डेमो क्लास में भी शायद बताया होगा, नहीं बताया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप है ना, मेरा एक यूट्यूब चैनल है और इस चैनल का नाम है कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर। कंप्यूटर बाय
यतेंद्र सर। ठीक है जी, आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, और इसे सब्सक्राइब करने के बाद आप डेली बेसिस पर, ज़्यादा नहीं, 10-15 मिनट के लिए, 10-15 मिनट के लिए ना YouTube चैनल का एक है ना पोस्ट वाला सेक्शन होता है, POST पोस्ट सेक्शन। ठीक है, पहले है ना YouTube इसका नाम लिख कर देता था कम्युनिटी, बट अब उन्होंने कम्युनिटी को हटाकर पोस्ट शब्द लिख दिया है। तो ये हर एक यूट्यूब चैनल पर जब आप जाएंगे तो वहाँ ऊपर की तरफ आपको हेडिंग, यूट्यूब चैनल का जो नाम होता है ना उसके नीचे हेडिंग लगी होती है, वहीं पे आपको ये सारे नाम देखोगे तो सबसे आखिरी में आपको पोस्ट लिखा हुआ मिल जाएगा। तो उस पोस्ट वाले सेक्शन में ना मैं डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर डालता रहता हूँ, जो कि जनरली PYQ होते हैं, यानी प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चंस होते हैं। आप उन क्वेश्चंस को है ना जब ट्राई करोगे तो डेफिनेटली आपको वही फीलिंग आएगी कि आप एक मॉक टेस्ट दे रहे हैं। मतलब क्वेश्चन को पढ़िए, इंग्लिश हिंदी भाषा में, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आप आंसर टिक करेंगे, ऑप्शन टिक करेंगे तो आपको तुरंत हैंड टू हैंड पता चल जाएगा कि आपका ऑप्शन गलत है या सही है। और आप कमेंट सेक्शन में जब जाएंगे उस क्वेश्चन के तो आपको वहाँ पर एक्सप्लेनेशन वीडियो भी मिल जाएगा कि इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन क्या है। ठीक है ना, तो वो चीज़ है ना आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये चीज़ ज़रूर आप फॉलो करते जाइएगा बैच के अलावा, बस इतना ही चीज़ें आपको करनी है। चलिए, अब मैं थोड़ा सा है ना अपने बारे में भी आपको बता दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना ये कहते हैं कि सर आप हमें पढ़ा रहे हो तो अपने बारे में बता दो, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। देखिए, नाम तो आपको पता ही है, यतेंद्र निगम मेरा नाम है। ठीक है, इसके बाद फिर मैं आपको सिलेबस बताऊंगा। ठीक है, देखो, यतेंद्र निगम मेरा नाम है और मेरी क्वालिफिकेशन है बीटेक, यानी मैंने बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी किया हुआ अपना IT यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रीम या ब्रांच से। और मेरा जो बैच था वो 2007 to 11 वाला बैच था, यानी बीटेक 4 साल की होती है। 2007 में एडमिशन हुआ, 2011 में पूरी कर ली मैंने। ठीक है, इसके बाद है ना अगर आप टेक्निकल लाइन से थोड़ा बहुत भी इत्तेफाक रखते हैं तो एक एग्ज़ाम होता है गेट, जिसे ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं इंजीनियर्स के लिए, जिसके बाद है ना लोग आगे फर्दर स्टडी करते हैं, या फिर जो अब तो एक चीज़ और हो गई है, भारत सरकार की जो नवरत्न कंपनियां होती हैं, PSU जिन्हें कहते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, उन कंपनियों में अगर आपको जॉब करनी है तो अब कंपलसरी कर दिया है कि गेट का एग्ज़ाम आपका क्वालिफाई होना चाहिए। तो उस समय गेट का एग्ज़ाम मैंने 2012 वाला और 2013 2 साल दिया था, और ये दोनों बार मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया था। इसके बाद है ना मैंने जो प्राइवेट लाइन होती है जिसको टेक्निकल या IT फील्ड भी कहते हैं, तो वो मैंने ज्वाइन किया, कुछ समय तक जॉब की, और फाइनली 2013 से 2013 से मैं फुल टाइम फिर टीचिंग में आ गया। मेरे को लगा कि है ना मैं अपनी जो सेवाएं हैं वो बेहतर तरीके से टीचिंग में दे सकता हूँ, इसलिए मैंने फुल टाइम फिर टीचिंग करियर को ज्वाइन कर लिया। और आज मुझे पढ़ाते हुए जो एक्सपीरियंस है वो करीब करीब है ना 10 साल से ज़्यादा का हो चुका है। करीब क्या, इससे ज़्यादा ही हो गया। ठीक है, ठीक है साहब, तो 10 साल से ज़्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस हो गया है मेरे को। और इन 10 साल से ज़्यादा के टीचिंग एक्सपीरियंस में मैं आपको बता दूं कि मैंने बेसिक कंप्यूटर भी टीच किया है, प्लस मैं टेक्निकल कंप्यूटर भी टीच करता हूँ। इसका क्या मतलब है, देखो, बेसिक कंप्यूटर है ना बेसिकली होता है जैसे आपके मान लो SSC CGL मेंस में पूछा जा रहा है, या दिल्ली पुलिस में पूछा जा रहा है, या मान लो उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम में जो पूछ रहे हैं, कुछ जो बेसिक फंडामेंटल जो पूछते हैं ना, जैसे UP SSC हो गया। इसके अलावा है ना जैसे आप कोई भी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हैं, उनमें 10 नंबर का, 15 नंबर का, 20 नंबर का जो कंप्यूटर पूछा जाना है, या 30 नंबर का, राजस्थान पुलिस का हो गया पेपर 25-30 नंबर का पूछते हैं। मध्य प्रदेश में कोई एग्ज़ाम ही नहीं होता जिसमें कंप्यूटर ना पूछा जाए। तो ये सब एग्ज़ाम जो होते हैं ना 10-20-30 नंबर तक का जिनमें पूछा जाता है वो बेसिक कहलाता है। बट इसके अलावा टेक्निकल पोर्शन भी होता है कंप्यूटर में, जिसको मैं बीटेक लेवल का कंप्यूटर कहता हूँ। वो बेसिकली है ना एग्ज़ाम कंप्यूटर ओरिएंटेड ही होता है। जैसे मान लो आपका कोई पेपर है जिसमें 80 यानी 80 नंबर का कंप्यूटर पूछा जाना हो, या 100 नंबर का कंप्यूटर पूछा जाना हो, तो वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा या एग्ज़ाम होगा आपका, जिसमें वो टेक्निकल लेवल का ही पूछेंगे, बीटेक लेवल का। तो वो दोनों ही तरीके से मैं टीच करता हूँ, पढ़ाता हूँ। ठीक है, और ये हो गया मेरे बारे में। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि कभी अगर आपको लगे कि है ना सर आपने जितना भी बताया, हमें जितना भी समझाया वो तो ठीक है, बट कुछ है डाउट जो हमें क्लियर नहीं हो रहे, और आपसे हमें संपर्क करना है, आपसे हमें बात करनी है, चाहे व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल के थ्रू, तो आप है ना मेरा एक नंबर नोट कर सकते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ। दैट इज़ 84488
32987। ठीक है, तो ये और नोट कर लीजिए। खैर इस पे मैं आपको बता दूं कि ये नंबर है ना, मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 8448832987। आप विदाउट हेजिटेशन जब भी आपको मन करे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए। व्हाट्सएप मैसेज में भी है ना दो तरीके हैं, आप या तो मैसेज टाइप करके भेज दो या ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज दो, जितना जल्दी होगा मैं आपको रिप्लाई ज़रूर कर दूंगा। ठीक है, और अगर संभव होगा और ज़रूरी होगा तो हम कॉल पे भी बात कर लेंगे। ठीक है जी, चलो तो ये नोट कर लेना नंबर। तो अब समझ में आ गए सभी को? जैसा कि लोग पूछते हैं सर आपने क्या किया हुआ है, आप हमें पढ़ा रहे हैं, तो ठीक है। तो अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो ये कि इसका सर सिलेबस क्या है, यानी कि हम अपने एग्ज़ाम में क्या क्या, हम अपने एग्ज़ाम के लिए ना इस बैच में क्या क्या चैप्टर या क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे। देखो सिलेबस को समझाने से पहले ना मैं आपको एक छोटी सी बात समझाना चाहूँगा कि जो एग्ज़ाम के सिलेबस बनाए जाते हैं ना एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा, वो बहुत ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं बनाए जाते या लिखे जाते। आप बोलेंगे सर एग्जामिनेशन बोर्ड के लिए आप ये बात बोल रहे हैं? हाँ, मैं उन्हीं के लिए बात बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत वेल स्ट्रक्चर तरीके से सिलेबस बना के आपको नहीं दिया जाता है। जैसे उदाहरण बताता हूँ, कई सारे सिलेबस में लिख के दिया जाता है कि इंटरनेट को पढ़ के आइए और ईमेल को पढ़ के आइए, ये दोनों शब्द अलग अलग लिखे होते हैं, जबकि ईमेल के बारे में पढ़ना ही इंटरनेट वाले चैप्टर के अंदर ही आता है। यानी अगर सपोज दैट मैं आपको इंटरनेट वाला चैप्टर पढ़ा रहा हूँ तो उसी के अंदर ही है ना आपको ईमेल का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा। कई बार इंटरनेट शब्द को अलग लिख देंगे और लिख देंगे www के बारे में पढ़ के आओ, यानी इंटरनेट पढ़ो और www को पढ़िए, तो इसका मतलब इंटरनेट अलग चीज़ है और www अलग हो गया? नहीं, ये को रिलेट है, ये चीज़ें एक जैसी हैं, तो इनको एक ही चैप्टर में पढ़ा जाएगा ना। तो इंटरनेट वाले चैप्टर में ही बता दिया जाएगा कि www यानी वर्ल्ड वाइड वेब का क्या मीनिंग होता है, तो ये अलग से नहीं होते हैं चैप्टर्स। क्लियर है? जैसे मैंने कई बार ये भी देखा है कि किसी सिलेबस में लिखा हुआ है कंप्यूटर हार्डवेयर पढ़ के आई है, और फिर एक ऑप्शन एक जगह और ये भी लिख दिया सिलेबस में कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को भी पढ़िए। तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को पढ़ना या उनके बारे में जानना कंप्यूटर हार्डवेयर वाले चैप्टर में ही आता है। तो इसलिए एक वेल ऑर्गेनाइज्ड है ना सिलेबस मैंने तैयार किया है, जो मैं अब आपके सामने दिखाना चाहता हूं। ठीक है, देखिए हमारा ये जो कंप्यूटर स्पेशल बैच है, ठीक, और इस कंप्यूटर स्पेशल बैच की अगर हम बात करें तो इसमें जो टोटल सिलेबस की अगर हम बात करेंगे बेटा, ठीक है, तो इसमें हमें है ना ये कुछ चैप्टर पढ़ने होंगे। तो मैं फिर से बता दूं, जैसे 4th नंबर के पॉइंट पे देखो, यहाँ लिखा है मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर, तो कंप्यूटर हार्डवेयर वाले ही इस चैप्टर के अंदर इनपुट आउटपुट और स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में पढ़ लिया जाता है। तो अगर आपके सिलेबस में कंप्यूटर हार्डवेयर अलग दे रखा हो, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस अलग दे रखा हो, तो ऐसा नहीं है कि दो अलग अलग चैप्टर ही हैं, ये एक ही चीज़ है जो सही तरीके से नहीं लिखी है सिलेबस में एग्जामिनेशन बोर्ड ने, समझे नहीं? तो वेल स्ट्रक्चर जो होना चाहिए सिलेबस का वो ये है जो मैंने आपके सामने अभी दिखाया है। तो एक बार मैं समझा दूं क्या क्या पढ़ना है हमको। हम सबसे पहले है ना शुरू करेंगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर, यानी कि कंप्यूटर की संरचना। इसमें बेसिकली हमको है ना एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि अगर हमारे सामने कोई कंप्यूटर रखा हुआ है तो उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, यहीं से कंप्यूटर का बेसिक फंडामेंटल शुरू होता है। कई बार हम देखते हैं ना कि हमारे सिलेबस में लिखा था फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर पढ़ के आइए, बेसिक कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी पढ़ के आइए, बेसिक कंप्यूटर पढ़ के आइए, वो सब यहीं से शुरू होता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर से। इसके बाद मेमोरी साइज यूनिट्स कह दो या मेमोरी यूनिट कह दो, जिसमें किलोबाइट मेगाबाइट गीगाबाइट इन सभी के बारे में जानकारी लेनी होती है, वो हम यहाँ पढ़ेंगे। फिर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर यानी हिस्ट्री जनरेशन क्लासिफिकेशन फ्यूचर, ये सब हमें पढ़ना है। हर एक एग्जाम में ना हिस्ट्री जनरेशन के क्वेश्चन नहीं आते, बट चूंकि हमारा ये कंप्यूटर स्पेशल बैच है तो हम इसमें हिस्ट्री जनरेशन के बारे में भी पढ़ेंगे, और अगर आपके पास भरपूर समय है तो एक बार ज़रूर इस चैप्टर को देख लेना, अगर नहीं है समय तो छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद कंप्यूटर हार्डवेयर, इसमें मैं आपको इनपुट आउटपुट और स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में समझाऊंगा। फिर आता है कंप्यूटर मेमोरी, इसी में हम रैम, रोम, वर्चुअल मेमोरी, कैशे मेमोरी और रजिस्टर्स के बारे में समझेंगे। फिर आता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इसके अंदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स क्या है ना, और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं जिसके एग्जाम में क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं, वो सब यहाँ हम देखेंगे। फिर आता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। हम ये देख रहे हैं कि आजकल है ना कुछ सिलेबस ऐसे दिए जा रहे हैं जिसमें विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम अलग से मेंशन है, तो इसलिए हमें विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, थोड़ा बहुत लाइनेक्स यूनिक्स की भी जानकारी हमको इसी चैप्टर में लेनी होगी, क्योंकि अलग से सिलेबस में लिखा हुआ आ रहा है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम वाले
इस चैप्टर में, ठीक है। इसके बाद आता है फुल फॉर्म, फाइल एक्सटेंशन एंड शॉर्टकट की। तो फुल फॉर्म, शॉर्टकट की वगैरह तो अक्सर हमें क्वेश्चंस में देखने को मिल जाती है, तो वो यहाँ तैयार कर लेंगे। फिर आता है एमएस ऑफिस यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। ये 3 एप्लीकेशन ऐसी हैं जो आजकल हर एग्जाम में, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम में एमएस ऑफिस पूछा जा रहा है आज की डेट में। तो एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और थोड़ा बड़ा चैप्टर भी होता है ये। फिर आता है इंटरनेट, जिसमें हम इंटरनेट से जुड़े हुए जितने भी टर्मिनोलॉजी या शब्दावली हैं उन सभी को पढ़ेंगे, समझेंगे। फिर नेटवर्किंग। देखो मैं हमेशा से बोलता हुआ आया हूँ ये बात कि अगर आप इंटरनेट चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो उसके साथ साथ आपको नेटवर्किंग भी पढ़नी होगी, क्योंकि इंटरनेट और नेटवर्किंग दोनों आपस में कोरिलेट होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। तो नेटवर्किंग ज़रूर पढ़ के जाइए अगर इंटरनेट लिखा हुआ है आपके सिलेबस में तो, ठीक है। फिर आता है कंप्यूटर सिक्योरिटी। इसमें मालवेयर के बारे में, वायरस, वॉर्म, ट्रोजन, लॉजिक बॉम्ब, ब्लेंडेड थ्रेट, फिशिंग, विशिंग, स्मिशिंग, स्पूफिंग, ये सब क्या होता है इसके बारे में हमें यहाँ पर जानकारी लेनी होती है, ठीक है जी। तो ये हो गए टोटल 12 चैप्टर। आप बोलेंगे सर यहाँ तो 15 लिखे हैं। मैं आपको एक बात समझाना चाह रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनना। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की, तो फर्स्ट चैप्टर से लेकर 12वें चैप्टर तक है ना, आप प्रॉपर तरीके से पढ़ लो। ये हर एक एग्जाम में काम कर जाता है। बट 13th नंबर का जो चैप्टर है डेटाबेस, ये वही लोग पढ़ें जिनके सिलेबस में या तो डेटाबेस लिखा हुआ है या फिर एमएस ऑफिस में एक एप्लीकेशन होती है एमएस एसएस। मैं क्या बोल रहा हूँ? एमएस एसएस। जबकि हर एक एग्जाम में ना 3 ही एप्लीकेशन पूछी जाती है एमएस ऑफिस के अंदर, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। बट कुछ एग्जाम ऐसे हैं जिनमें एमएस एसएस नाम की भी एक एप्लीकेशन होती है जिसको डाटाबेस एप्लीकेशन कहते हैं, वो पूछी जाती है। तो वो लोग जिनके सिलेबस में एमएस एसएस दे रखा हो या डाटाबेस अलग से मेंशन हो, वही इस डाटाबेस वाले चैप्टर को पढ़ें। फिर आता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हर एक एग्जाम में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के क्वेश्चन नहीं आते। जिन एग्जाम में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही लोग पढ़ें इन्हें। फिर आता है 15वां चैप्टर डाटा रिप्रेजेंटेशन यानी कि नंबर सिस्टम। यानी जिन एग्जाम में नंबर सिस्टम डाटा रिप्रेजेंटेशन लिखा हुआ है, जिसमें है ना हम बाइनरी से डेसिमल या डेसिमल से बाइनरी निकालना, बाइनरी नंबर्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन करना, या बाइनरी नंबर्स का कॉम्प्लीमेंट या टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना, ये सब चीज़ें अगर किसी एग्ज़ाम में आ रही हैं या सिलेबस में हैं तो वही पढ़ें, वरना छोड़ सकते हैं। यानी मोटा मोटा हमें ये समझ में आ गया, एक बार फिर से दिखा दूँ कि सभी लोगों के लिए फर्स्ट चैप्टर से लेकर 12वें चैप्टर तक कंपलसरी है पढ़ना, हर एग्ज़ाम के लिए, हर व्यक्ति के लिए, ठीक है ना। बट 13, 14, 15, 13, 14, 15 ये 3 चैप्टर ऐसे हैं, ये वही पढ़ें जिनके सिलेबस में ये चीज़ लिखे आए, वरना आप इन्हें छोड़ भी सकते हैं, ठीक है जी। तो आई होप सो है ना, जो सिलेबस है वो मैंने आपको क्लियरली समझा दिया जो हम इस बैच के अंदर कंप्लीट करेंगे। और यही पूरा सिलेबस है ना हम नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे, सिलसिलेवार तरीके से, प्रॉपर तरीके से शुरू कर देंगे। पहला चैप्टर, फिर दूसरा, तीसरा, इस तरीके से 15वें चैप्टर तक हम पहुंच जाएंगे। और इन्हीं सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कराने में ही मैंने आपको बताया करीब करीब 50 से 55 क्लासेस के आसपास हमारा ये सिलेबस रहेगा, ठीक है, ये बैच रहेगा। और थोड़ा बहुत 2-4 क्लास ऊपर नीचे हो सकती है, वरना लगभग इतना ही रहेगा, ठीक है जी। तो आई होप सो कि जितनी बातें बतानी थी मेरे को, वो सब बातें मैंने आपको बता दी हैं। अब अगर कोई डाउट है तो आप आराम से पूछ लीजिए, कोई भी किसी के दिमाग में डाउट हो तो आप आराम से पूछ लीजिए। एक डाउट आया है सर, क्या हाँ एक डाउट है सर, राजस्थान, अच्छा राजस्थान पुलिस का जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए काम करेगा? जी बिल्कुल काम करेगा। पंजाब एसआई, हाँ पंजाब में भी है ना एक वैकेंसी आउट हुई है, पंजाब एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर की, तो उसका भी सिलेबस हम यहाँ से कवर कर सकते हैं। बट पंजाब वाले सिलेबस में है ना थोड़ा सा हम ये देखेंगे कि 2-3 टॉपिक ऐसे हैं जो अलग से दे रखे हैं, तो उसके लिए कुछ ना कुछ मैं आपको बता दूंगा ज़रूर। वरना तो लगभग जैसा मैंने बताया कि 80% सिलेबस हर एक एग्ज़ाम का सेम ही रहता है, तो वो तो यहाँ से कवर हो ही जाएगा आपका, ठीक है। और पूछे अगर कोई डाउट है तो। सर स्टेट एग्ज़ाम्स कोई भी हो जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल, ये बात तो मैंने पहले भी आपको बताई कि जितने भी स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं, चाहे आपका उड़ीसा का हो, चाहे वो आपका दिल्ली का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, है ना, चाहे वो आपका जम्मू कश्मीर का हो, चाहे बिहार का हो,
हरियाणा का हो, मध्य प्रदेश का हो, राजस्थान, कहीं भी कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। और आजकल एसएससी सीजीएल की डिमांड बहुत बढ़ रही है। सीजीएल में कंप्यूटर को कंपलसरी कर दिया गया है। हाँ जी हाँ, मैं वही बता रहा था। सीजीएल, हाँ सीजीएल के लिए मैं यही बता रहा था कि सीजीएल में और सीएचएसएल दोनों ही जो एग्ज़ाम होते हैं एसएससी के, उन दोनों में ही कंप्यूटर को कंपलसरी कर दिया मेंस के पेपर में। और अगर आपने ये कंप्यूटर क्वालिफाई नहीं किया तो आप चाहे कितना भी बढ़िया कर दें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस में, वो सब बेकार हो जाएगा। तो एसएससी का जो सिलेबस है ना, वो भी आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, तो जैसा मैं देख पा रहा हूँ कि सभी के है ना वही कमेंट्स हैं कि सर हमारा ये एग्ज़ाम है। हाँ, सभी एग्ज़ाम कवर हो जाएंगे। ठीक है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात और बता देता हूँ जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। वो ये है कि जैसा मैंने क्लास के बीच में अपने यूट्यूब चैनल का नाम बताया था, कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर के नाम से, वहाँ पर एक मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है और उस प्लेलिस्ट का नाम है सिलेबस। तो उस सिलेबस वाली प्लेलिस्ट के अंदर है ना, मैंने कोशिश की है कि जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, है ना, उन सभी का सिलेबस वीडियो बना दिया जाए, उनका सिलेबस डिस्कस किया जाए। तो आप उस प्लेलिस्ट को ज़रूर जाके देखना अपने एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग कि आपके एग्ज़ाम के नाम से वहाँ सिलेबस वीडियो है या नहीं। अगर नहीं हो तो मुझे बता देना। मैंने क्लास के बीच में व्हाट्सएप नंबर भी दिया था, मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर देना, मैं उसका सिलेबस वीडियो बना दूंगा। बट अगर मान लो आपका वहाँ सिलेबस वीडियो है तो उसे देख लीजिए और नोट कर लीजिए कि आपको है ना कंप्यूटर स्पेशल बैच में से कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है। वैसे कॉमन बात मैंने आपको बताई दी है कि फर्स्ट चैप्टर से लेकर 12वें चैप्टर तक तो सभी को पढ़ना होता है, सभी एग्जाम में काम करता है। ठीक है जी। और पूछे कोई डाउट है तो। सर थ्योरेटिकल क्लास नेक्स्ट क्लास से होगी, हाँ अगली क्लास से ही है ना हम शुरू कर देंगे अपने प्रॉपर टाइम पर। क्लास है ना फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर देंगे थ्योरेटिकल। एक बात और मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, फिर हम आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। देखो आज की क्लास में ना मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में जितना हो सकता है मैक्सिमम सारी चीज़ें बता दी हैं, और यही चीज़ें है ना आपको क्लास के बीच में पूछनी होती हैं और इससे टाइम वेस्ट होता है। आप है ना हमेशा क्लास के बीच में पूछते रहते हैं सर सिलेबस है ना कितनी क्लासेस में पूरा होगा, कब ख़त्म होगा, टोटल क्लास कितनी होंगी, हमारा ये एग्ज़ाम में कवर होगा नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये सारी चीज़ें मैंने आज इस क्लास में आपको बता दी हैं। मेरे हिसाब से आप कोई डाउट रहना नहीं चाहिए आपका, है ना। बट क्योंकि देखो पता है जैसे मान लो क्लास चल रही है और क्लास में कोई टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एक फ्लो के साथ बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, और उसी बीच में ना अगर कोई जनरल कमेंट कर दे कि सर हमारा ये एग्ज़ाम है इसके बारे में कुछ बता दो, तो उस टॉपिक को पढ़ाते हुए टॉपिक को छोड़कर अगर मैं एक बच्चे का डाउट क्लियर करने लगूँ सर हमारा ये एग्ज़ाम है इसके बारे में बता दो, तो टॉपिक गड़बड़ हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। और जो बाकी लोग जो पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं इस क्लास को, वो फिर ये सोचते हैं कि एक बच्चे के कमेंट को डिस्कस कर दिया सर ने जिसकी वजह से पूरा टॉपिक का फ्लो गड़बड़ कर दिया, वो इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो ये चीज़ है ना मैं नहीं करता हूँ, ये बात ध्यान रखना मेरी क्लास में कि मैं आपको एक बार पढ़ाना शुरू करूँगा तो पहले पढ़ लो। जब मैं बोलूँ कि आज की क्लास यहीं पर समाप्त हो गई, उसके बाद मैं आपको लास्ट में 5-7 मिनट का समय दूंगा जिसमें आप जो जनरल डाउट पूछना चाहें वो पूछिए। ठीक है। आप बोलेंगे सर क्लास के बीच में अगर टॉपिक से रिलेटेड डाउट आएगा तो बिल्कुल पूछिए, एक नहीं 10 बार पूछिए, बट टॉपिक से रिलेटेड, जो टॉपिक चल रहा है उससे रिलेटेड। ऐसा भी मत कीजिएगा कि टॉपिक चल रहा है कंप्यूटर आर्किटेक्चर और आप इंटरनेट का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ये भी तो टॉपिक डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये चीज़ है ना आप मेरी क्लास में ज़रूर ध्यान रखना। इससे मैंने ये देखा कि किसी का टाइम वेस्ट नहीं होता, ना मेरा ना आपका। ठीक है। तो जैसा मैं देख पा रहा हूँ सभी कमेंट्स के सभी डाउट्स के आंसर मैंने दे ही दिए हैं। बाकी लगभग एक जैसे ही डाउट्स आप पूछ रहे हैं, तो सारी बातें आपको क्लियर हो ही गई होंगी। जो इस क्लास में लास्ट में या लेट आया है तो वो इस क्लास को ना शुरू से लेकर ज़रूर देख ले पूरी। ठीक है। तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो चलिए ज्वाइन कीजिए इस बैच को। और आपको ये मैं बता दूं कि जो ये हमारा बैच है, और इस बैच को बहुत शिद्दत से बहुत सही तरीके से हम कंप्लीट करेंगे। कोई भी दिक्कत डाउट रह जाए तो आप विदाउट हेजिटेशन आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा। क्लास के बीच में मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया था, दोबारा बोल दे रहा हूँ 8448832987। ठीक है जी। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और अपना कंप्यूटर स्पेशल बैच का सिलेबस शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।